ओके, सो हेलो एवरीवन, वेलकम टू नोचा। एंड हम पढ़ रहे थे इस चैप्टर का। इस पार्ट तक हमने पढ़ लिए थे कल्चरल वेस्ट। एक्चुअली क्या हुआ था, रिकॉर्ड नहीं हुआ, ये पूरा जो पेज है ये बिल्कुल रिकॉर्ड नहीं हुआ। मतलब आई वाज स्पीकिंग पर वो कैमरा में कुछ सॉरी माइक में कुछ प्रॉब्लम था शायद, जिसकी वजह से रिकॉर्ड नहीं हो पाया। बट दैट्स ओके, मैं फिर से पढ़ा लेती हूँ एंड आई होप इस पार्ट में हो जाए और ठीक से रिकॉर्ड हो जाए। ओके, फैलो लैंड definition पहले पढ़ लेते हैं। This category includes all that land which was used for cultivation but is temporarily out of cultivation। इसका मतलब क्या है? ये वैसे लैंड को डिस्क्राइब करते हैं जो कि पहले कल्टीवेशन के लिए यूज किया जाता था। ओके, विच वॉज यूज फॉर कल्टीवेशन बिफोर। पहले क्या होता था, वो कल्टीवेशन के लिए अच्छा खासा लैंड था और उसको कल्टीवेट करने के लिए वो इस्तेमाल किया जाता था फार्मर्स के द्वारा। बट टेम्पोरली इट इज़ आउट ऑफ कल्टीवेशन। अभी क्यों टेम्पोरली आउट ऑफ कल्टीवेशन है वो हम जानेंगे इस पार्ट में। पहले पढ़ लेते हैं। फैलो लैंड इज ऑफ टू टाइप्स, बेस करंट फैलो एंड फैलो अदर देन करंट फैलो। अभी थोड़ा सा कंफ्यूजिंग लग रहा है शायद, बट हियर मी आउट, आप समझ जाओगे बहुत जल्द। ये जो फैलो लैंड है इसका दो टाइप्स है। बाय द वे दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, मतलब एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से ये फैलो लैंड काफ़ी इंपॉर्टेंट है, तो ध्यान से पढ़िएगा इसे। ओके, तो इसका दो टाइप्स होता है। फर्स्ट होता है करंट फैलो। करंट फैलो का क्या होता है? फैलो ऑफ 1 ईयर इज कॉल्ड करंट फैलो। मतलब अगर आप किसी लैंड को 1 साल तक के लिए टेम्पोरली आउट ऑफ कल्टीवेशन, मतलब आप पूरे 1 साल तक कोई भी कल्टीवेशन पर्पस उस पर नहीं किया गया हो उस लैंड पर, फिर उसको आप फैलो लैंड कहेंगे, करंट फैलो कहेंगे, सॉरी करंट फैलो कहेंगे। ठीक है, बहुत स्पेसिफिक बनना पड़ेगा एग्जाम राइटिंग के टाइम, तो आपको करंट फैलो ही लिखना है। तो जो लैंड जो कि 1 साल तक की अनयूज्ड है, जो कि इज़ कम्प्लीटली फिट, मतलब जो लैंड है वो फिट है कल्टीवेशन के लिए, उस पे अगर आप कल्टीवेट कुछ करोगे तो आपको उसका रिजल्ट मिलेगा बहुत अच्छे तरीके से। उस लैंड में कोई भी दोष नहीं है, कोई भी प्रॉब्लम नहीं है, पर आप आपके कुछ पर्सनल रीजंस की वजह से उसको उस पर कल्टीवेशन नहीं कर रहे हो। ठीक है, दैट इज़ फैलो लैंड। एंड वो अगर आप 1 साल तक नहीं कल्टीवेट कर रहे हो तो उसे आप करंट फैलो कहेंगे। अभी फैलो अदर देन करंट फैलो क्या होता है? वाइल दैट ऑफ 2 to 5 years इज कॉल्ड फैलो अदर देन करंट फैलो। अब अगर वो लैंड आप 2 या 5 years तक, मतलब इस रेंज के टाइम तक कि 2 to 5 years तक आप नहीं यूज़ कर रहे हो उस लैंड को और वो लैंड वहीं के वहीं पड़ा है विदाउट एनी यूज़, आप उसे फैलो अदर देन करंट फैलो कहेंगे। क्लियर? तो पढ़ लेते हैं कि रीज़न क्या है। Fallow land is left uncultivated from 1 to 5 years to help soil recoup its fertility in the natural way, depending upon the nature of the soil and the nature of farming. तो अगर आपने एग्रीकल्चर चैप्टर को पढ़ा होगा, इफ़ यू हैवंट स्टडीड इट येट, आप मुझे रिक्वेस्ट कर सकते हो, आप कमेंट में मुझे लिख लो कि आपको पढ़ना है एग्रीकल्चर चैप्टर, तो मैं उस पर भी वीडियो बना सकती हूँ, नो प्रॉब्लम। पर वहाँ पे इससे इसके बारे में बहुत अच्छे से लिखा है कि जो नेचुरल फर्टिलिटी है जो सॉइल का, वो ना दिन ब दिन घटता रहता है। कि आप जितनी बार एक लैंड पर कल्टीवेट करोगे उतना आपका जो फर्टिलिटी है, जो नेचुरल फर्टिलिटी है सॉइल का, वो घटता रहेगा। ठीक है, तो अभी उस फर्टिलिटी को रिकूप करने के लिए, मतलब उस फर्टिलिटी को वापस लाने के लिए उस सॉइल में आप क्या करते हो, आप इस प्रोसेस को इस्तेमाल करते हो जो कि है फैलो लैंड। मतलब आप उस पर कोई भी काम नहीं करते हो फॉर 1 ईयर और फॉर 2 ईयर्स, और आप उसको टाइम देते हो उस लैंड को नेचुरली। एक होता है ना हीलिंग, एक हीलिंग के लिए आप उसको नेचुरली, ताकि वो हील कर सके विदाउट एनी मैन्योर्स और विदाउट एनी पेस्टिसाइड्स, आप उसको उस पर कोई भी कल्टीवेशन वर्क आप नहीं करते हो। तो इसका पर्पस ही ये है कि उसको जो फर्टिलिटी है वो सॉइल रीगेन कर सके, दैट इज ऑल्सो इन अ नेचुरल वे। ठीक है, तो दिस इज द की वर्ड हियर, टू रिकूप इट्स फर्टिलिटी इन द नेचुरल वे, डिपेंडिंग अपॉन द नेचर ऑफ द सॉइल एंड द नेचर ऑफ फार्मिंग। अभी फार्मिंग के भी बहुत नेचर्स होते हैं, फार्मिंग के भी डिफरेंट सॉइल्स भी होते हैं फार्मिंग के लिए, तो उस पर भी डिपेंड करता है कि आप कितने टाइम तक उस लैंड को ऐसे अनकल्टिवेटेड रखोगे। ठीक है, अच्छा ये डेटा इंपॉर्टेंट नहीं है तो मैं स्किप कर रही हूँ, नहीं तो वीडियो बहुत लंबा हो जाता है। There is need to reduce the extent and frequency of the fallow land in order to increase agricultural production। अभी एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन कैसे इंक्रीज होगा? आपको रिड्यूस करना पड़ेगा जो फ्रीक्वेंसी है। फ्रीक्वेंसी मतलब कितनी बार आप एक लैंड को फैलो बना रहे हो, लाइक कितनी बार आप उसको टाइम दे रहे हो कि वो अपने फर्टिलिटी को रिकूप कर सके।
उसका जो फ्रीक्वेंसी है उसको आपको घटाना पड़ेगा, ताकि आपका जो देश का जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है वो बढ़ पाए। अभी क्या हो रहा है, अब अगर आप कोई कल्टिवेबल लैंड जो कि कल्टिवेट जिस पे कल्टिवेट किया जा सकता है, उस पर अगर आप कोई भी कारणवश नहीं कल्टिवेट कर रहे हो, तो आप एक तरीके से इनडायरेक्टली हो तो मतलब, हाँ, इनडायरेक्टली ही आप एक क्या कर रहे हो, आप जो एग्रीकल्चरल प्रोडक्शन है उसको घटा रहे हो। तो अगर आपको प्रोडक्शन बढ़ाना है, अगर आपको क्रॉप्स के जो मतलब होता है अमाउंट जो बढ़ाना है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, जो फ्रीक्वेंसी है फैलो लैंड का मतलब जिस फ्रीक्वेंसी पे आप एक लैंड को कल्टिवेट कर रहे हो, इसका जो एक जो प्रोसेस होता है उसको आपको घटाना पड़ेगा, फ्रीक्वेंसी को एंड एक्सटेंट को भी, ताकि एक जो होता है ना कि जो करंट फैलो फैलो अदर देन करंट फैलो, इनको आपको घटाना पड़ेगा। एक फैलो लैंड को 1 साल से ज़्यादा देर तक फैलो नहीं रखना होगा, ठीक है? इससे क्या होगा, इससे आपका जो एग्रीकल्चर प्रोडक्शन है वो इंक्रीज होगा। दिस कैन बी डन बाय प्रॉपर डोज ऑफ फर्टिलाइजर, फर्टिलाइजर अच्छा यूज करना पड़ेगा इसके लिए, प्रोवाइडिंग इरिगेशन फैसिलिटीज, क्रॉप रोटेशन एंड कॉम्बिनेशन एंड सेवरल अदर सिमिलर फार्म टेक्निक्स। तो जो एडवांस्ड फार्म टेक्निक्स है उसको हम फार्मर्स को क्या करना पड़ेगा, उसको उस पर काम करना पड़ेगा और उनको यूज करना पड़ेगा। ओके ओके, अभी आते हैं हम क्वालिटी ऑफ कल्टिवेबल लैंड। इंडिया एंड चाइना हैव सम ऑफ द मोस्ट फर्टाइल लैंड्स इन द वर्ल्ड। The great North Plain of India has been formed by depositional work of great rivers which the Indus, the Ganga, the Brahmaputra and their numerous tributaries. तो यहाँ पे फर्स्टली तो एक डेटा गिवन है कि इंडिया एंड चाइना का जो मोस्टली लैंड होता है वो फर्टाइल ही होता है, तो उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड इंडिया में स्पेशली द ग्रेट नॉर्थ प्लेन, इसमें क्या क्या आता है, इसमें आता है बिहार, उत्तर प्रदेश, वेस्ट बंगाल। इन स्टेट्स में ये जो नॉर्थ प्लेन है, इसके इन स्टेट्स के बारे में बात किया जा रहा है। तो अभी इन स्टेट्स में अगर आप मैप को केयरफुली फॉलो करेंगे, इंडिया के मैप को, तो आपको पता चलेगा कि इन स्टेट्स में सबसे ज़्यादा रिवर्स हैं, लाइक गंगा, गोमती, घाघरा, कोसी। तो ये जो रिवर्स है, ये रिवर्स भी डिपॉजिट कर रहे हैं ना, अपने सिल्ट को डिपॉजिट कर रहा है, तो इससे क्या होगा, इससे लैंड का जो फर्टिलिटी है वो इंक्रीज होता जाता है। द डेल्टास ऑफ द रिवर्स आर मोर फर्टाइल देन द वैलीज। ये एक डेटा है जो गिवन है, वो आपको याद रखना पड़ेगा कि जो डेल्टा है वो वैलीज से भी ज़्यादा फर्टाइल है। बिसाइड्स द कोस्टल प्लेन्स हैव वास्ट स्ट्रेचेस ऑफ फर्टाइल लैंड्स व्हिच आर सूटेबल फॉर वैरायटी ऑफ क्रॉप्स। However, there are large areas comprising of hills, plateaus, and mountains which are almost completely barren and are deprived of any agricultural activities. अभी देखो, एग्रीकल्चर एक्टिविटीज़ कौन से टाइप के लैंड में हो सकता है, जो फर्टाइल है ना, जिसका सॉइल भी, तो सॉइल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ एग्रीकल्चर। तो सॉइल नहीं अच्छा होगा तो आप एग्रीकल्चर नहीं कर पाओगे, एंड इट इज़ अ यूनिवर्सल ट्रुथ, राइट? तो ये यहाँ पर ये कह रहा है कि जो भी लैंड एरिया जिसमें हिल्स हो या फिर प्लेटोज हो या फिर माउंटेन्स हो, दे आर अनफिट फॉर एग्रीकल्चर। मतलब वो जो लैंड है वो एग्रीकल्चर के लिए कोई भी काम नहीं आएगा। तो यही गिवन है यहाँ पे कि इनमें कोई भी एग्रीकल्चर एक्टिविटीज नहीं होता इन सब एरियाज में। सम क्रॉप्स लाइक टी एंड कॉफी ग्रो ऑन हिल स्लोप्स वेयर एवर जोग्राफिक कंडीशंस परमिट देयर कल्टीवेशन। ओके, तो यहाँ पर ये कह रहा है कि जो क्रॉप्स होते हैं टी एंड कॉफ़ी वी ऑल नो, दार्जिलिंग में बहुत अच्छा टी मिलता है, तो आसाम में। तो इन सब एरिया अगर आप ख्याल करोगे, नोटिस करोगे, तो ये सब एरिया में हिल्स होता है, राइट? हिल टोपोग्राफी एक होता है। तो इन सब क्रॉप्स के लिए, जो कि कैश क्रॉप्स हो गए, जो कि टी एंड कॉफ़ी हो गया, तो इन सब क्रॉप्स के लिए आपको ऐसे जोग्राफिकल कंडीशंस की ज़रूरत पड़ती है जो आपको हिली एरियाज़ में ही अवेलेबल होंगे, ठीक है? मतलब ये यहाँ का भी मतलब बहुत है, अगर आप एग्रीकल्चर में पढ़ोगे तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा कि क्या-क्या कंडीशंस हैं जोग्राफिकल, जिसकी वजह से ये जो क्रॉप्स है, ये क्रॉप्स हिल एरियाज़ में अच्छे से ग्रो कर सकता है। तो ये आप एग्रीकल्चर में पढ़ोगे, पर अब तक के लिए इतना जान लो कि ये सब जो क्रॉप्स है, जैसे कि कॉफ़ी एंड टी, इसके ग्रो करने के लिए आपको हिल स्लोप्स की ज़रूरत पड़ती है। ओके, राइस इज़ द मेन क्रॉप ऑफ द टेरेस कल्टिवेशन इन सम पार्ट्स ऑफ इंडिया, स्पेशली इन द नॉर्थ ईस्ट रीजन। irreparable loss has been done to cultivable land by shifting agriculture। तो नॉर्थ ईस्ट के जो रीजन्स हैं वहाँ पर एग्रीकल्चर का मतलब एक बहुत ही बुरा एक एग्रीकल्चरल हिस्ट्री है वहाँ का, कि वहाँ पे शिफ्टिंग कल्टीवेशन बहुत ज़्यादा होता था, अभी भी होता है शायद। पर शिफ्टिंग कल्टीवेशन बेसिकली क्या है, आप एक लैंड पर कल्टीवेट करते हो, ठीक है? आप एक लैंड पर एक क्रॉप्स को उगाते हो, उसके बाद जब आपका वो क्रॉप्स हो जाता है, मतलब आपका जब एग्रीकल्चर प्रोसेस वहाँ पे ख़त्म हो जाता है, आप वो क्रॉप लेके
बेनिफिट तो कमा लेते हो, पर वो जो लैंड है वो लैंड आप फेंक कर कहीं और चले जाते हो। दिस इज कॉल्ड शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। मतलब आप एक लैंड पे काम कर रहे हो, उसका आपका काम हो गया, आपको प्रोडक्शन मिल गया उससे, उस लैंड से, उस लैंड को छोड़कर आप किसी और लैंड पे चले जाते हो, और ऐसे करके क्या होता है, आप जो लैंड होता है वो आप लैंड वेस्ट कर रहे हो ना इनडायरेक्टली। तो यहाँ पर एक वही एक इरिपेरेबल लॉस हुआ है। ओके, ओवर इरिगेशन बाय कैनल वाटर हैज़ रिजल्टेड इन वाटर लॉगिंग। कैनल वाटर से बहुत सारे जगह पे अभी तक कैनल वाटर से इरिगेशन होता था, अभी भी होता है। तो इससे क्या होता है, ये एक डिसएडवांटेज है। तो आपको ये पूछा जा सकता है कि कैनल वाटर से इरिगेशन का क्या डिसएडवांटेजेस हो सकता है। इसका आंसर यही होगा कि वाटर लॉगिंग हो जाता है, सैलिनिटी हो जाता है, सॉइल सैलिनिटी मतलब जो सॉइल है वो सलाइन बन जाता है या फिर ज़्यादा एसिड बन जाता है, एसिडिटी बढ़ जाता है उस सॉइल का, मतलब पीएच लेवल उस सॉइल का बहुत डिस्टर्ब हो जाता है इन लार्ज ट्रैक्ट्स ऑफ पंजाब एंड हरियाणा। तो ये पंजाब एंड हरियाणा का जो इरिगेशन का जो प्रॉब्लम है, ये देखने को मिलता है कि यहाँ पे ओवर इरिगेशन में सैलिनिटी एंड एसिडिटी हो जाता है। ठीक है, ओवर इरिगेशन बाय कैनल वाटर इज द प्रॉब्लम दैट इज सीन इन पंजाब एंड हरियाणा एंड इन नॉर्थ ईस्ट रीजन। व्हाट एग्रीकल्चरल प्रॉब्लम डू वी ऑब्जर्व? दैट इज शिफ्टिंग एग्रीकल्चर। ठीक है, ये याद रखना। इन द प्लेटो रीजन ऑफ इंडिया ब्लैक लावा सॉइल इज वेरी फर्टाइल। तो जो प्लेटो इंडिया का जो प्लेटो रीजन है, जो साउथ का रीजन है, वहाँ पे ब्लैक सॉइल मिलता है और ब्लैक सॉइल बहुत फर्टाइल है एंड इट इज़ वेरी मच यूज्ड फॉर कॉटन कल्टिवेशन। ओके, इट हैज़ बीन यूज्ड फॉर ग्रोइंग अ वैरायटी ऑफ क्रॉप्स स्पेशली कॉटन, अभी बोला मैंने, विदाउट मच यूज ऑफ फर्टिलाइजर। तो इसमें क्या होता है, इसका लैंड इतना ज़्यादा फर्टाइल है ना, तो आपको ज़्यादा फर्टिलाइजर की ज़रूरत नहीं पड़ती है। दैट इज़ अ वेरी गुड थिंग एंड येट इट हैज़ नॉट शोन एनी साइन ऑफ एग्जॉशन और डिप्रेशन। तो ये एक पॉजिटिव एस्पेक्ट है साउथ इंडिया का, जो पेनिनसुलर पार्ट ऑफ इंडिया है उसका। अभी आता है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। द मेजर प्रॉब्लम फेस्ड बाय इंडियन एग्रीकल्चर इज द डिवीजन ऑफ एग्रीकल्चर लैंड इनटू स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड होल्डिंग्स। तो सबसे ज़्यादा जो इंडियन एग्रीकल्चर का प्रॉब्लम है, अपार्ट फ्रॉम ऑल दिस प्रॉब्लम्स, वो है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो द सीमिंगली अबंडेंस, अच्छा यहाँ पे थोड़ा डेटा गिवन है, मैं वो डेटा स्किप कर रही हूँ। Okay, the problem of small and fragmented holdings is more serious in densely populated and intensively cultivated states like Kerala, West Bengal, Bihar and eastern part of Uttar Pradesh. अभी ये लैंड होल्डिंग्स का क्या चक्कर है, मैं इस नेक्स्ट पेज पे आपको अच्छे से पता चल जाएगा इस पेज पे, तो मैं थोड़ी देर बाद आपको समझा रही हूँ। अभी जान के रखते हैं कि कहाँ कहाँ ये प्रॉब्लम प्रेवलेंट है ज़्यादा। तो अगर आपको पूछा जाए कि नेम 4 स्टेट्स जहाँ पर ये साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स का प्रॉब्लम सबसे ज़्यादा प्रेवलेंट है, तो आपका आंसर होगा केरला, वेस्ट बंगाल, बिहार एंड ईस्टर्न पार्ट ऑफ उत्तर प्रदेश। ईस्टर्न पार्ट ज़रूर से मेंशन करना, सिर्फ उत्तर प्रदेश अगर अगर लिख दोगे तो आपका मार्क्स जा भी सकता है। Okay, where the average size of land holdings is less than 1 hectare and in certain part it is less than even 0.5 hectare. Rajasthan with vast sandy stretches and Nagaland with the prevailing zoom shifting agriculture have larger average soil holdings. मतलब इसमें again data given है. States having high percentage of net zone area like Punjab, Haryana, Maharashtra, Gujarat, इनमें net zone area का जो percentage है वो ज़्यादा है. हैव होल्डिंग साइज अबव द नेशनल एवरेज। तो ये गुड साइन है, मतलब पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र में इतना भी ज़्यादा नहीं होता है ये जो प्रॉब्लम है साइज ऑफ लैंड होल्डिंग्स का। तो दिस इज़ अ गुड थिंग, मतलब इनमें जो नेशनल एवरेज है उससे ज़्यादा है इसका होल्डिंग का साइज। Okay, further it is shocking to note that a large proportion of 67% holdings in 2010 to 11 were marginal, accounting for 22.5% of the total operated area. Large holdings above 10 hectare accounted for only 0.7% of the total holdings but covered 10.6% of the operated area. Hence there is a wide gap between small farmers, medium farmers and big farmers. तो यहाँ पे इस डेटा में बेसिकली यही गिवन है कि मतलब यही ये शो करता है कि जो स्मॉल फार्मर्स और मीडियम फार्मर्स और बिग फार्मर्स होते हैं, जो कि लैंड लॉर्ड्स जिसे हम कॉमनली लैंड लॉर्ड्स कहते हैं, तो उनमें बहुत डिफरेंस देखने को मिलता है। जो एग्रीकल्चरल डेटा है ये वही कह रहा है, उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ये डेटा आप स्किप भी कर सकते हो। ओके, तो अब रीज़न क्या है, पहले ये समझो। मैं एक डायग्राम ड्रॉ करने की कोशिश कर रही हूँ यहाँ पे, पहले ये डायग्राम आप समझ लो। सी, फार्मर्स क्या करते हैं, फार्मर्स की जो प्रॉपर्टी होता है, जो लैंड होता है, वो कौन इनहेरिट करता है, वो उनके जो भी फार्मर्स हैं उनके गुजर जाने के बाद वो प्रॉपर्टी कौन संभालता है? ऑफ कोर्स उनके जो चिल्ड्रन होते हैं, उनके जो सन होते हैं वो ही संभालते हैं, राइट। अब सपोज एक फार्मर का 2 बेटा है, ठीक है, नो सपोज 3 बेटे हैं, ठीक है, 3 बेटे हैं,
और तीनों बेटे में ये जो लैंड है उनका वो डिवाइड होगा। अभी ये जो लैंड है ये किस तरह से डिवाइड होगा, लेट्स सी दैट। थोड़ा मैं एक्सटेंड कर लेती हूँ ये लैंड को। प्लीज़ ड्राइंग पे फोकस मत करो, बहुत गंदी ड्राइंग है बट फिर भी आप समझने की कोशिश करो, ठीक है। तो ये है उनका, ये जो पूरा है, ये पूरा का पूरा लैंड है उस फार्मर का जो सपोज गुजर गए हैं। तो अभी उनका जो लैंड है वो ना डिवाइड हो जाएगा। वो किस तरह से डिवाइड हो जाएगा, वो इक्वली डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। इक्वली तीनों बेटे में वो जो लैंड है वो डिवाइड हो जाएगा। अब जब डिवाइड होगा तो वो हर एक लैंड में वो एक डिवीजन क्रिएट होगा। डिवीजन के लिए ना बाउंड्री वाल्स बनाया जाता है, मतलब बाउंड्रीज बनाया जाता है ऐसे, इस तरह से, ठीक है। ऐसे मोटे मोटे बाउंड्रीज बनते हैं। थोड़ी सी शेडिंग कर लेती हूँ, ठीक है। ऐसे ऐसे बाउंड्रीज बनते हैं, ठीक है। अभी क्या है, इस लैंड में, ये लैंड अभी तीन तीन भाग में डिवाइड हो गया है। अभी ये एक पूरा का पूरा जो एक लैंड एरिया था वो अभी एक पूरा का पूरा लैंड नहीं रहा, वो अभी एक इंडिविजुअल तीन लैंड बन चुके हैं। अभी प्रॉब्लम क्या होता है इसमें, प्रॉब्लम दो प्रॉब्लम्स है। सपोज यहाँ पे कुछ और फर्टिलाइज हो रहा है, मतलब कुछ और क्रॉप है, यहाँ पे भी कुछ और क्रॉप है, यहाँ पे भी कुछ और क्रॉप है। मतलब इन तीनों का जो क्रॉप है, बेसिकली इन तीनों भाइयों का जो क्रॉप है वो सेम नहीं है। सपोज इन दोनों ने एग्री कर लिया कि हाँ ठीक है, हम दोनों ने मिलकर राइस कल्टीवेट करना है। पर ये जो पहला वाला भाई है उसने कहा कि नहीं, मुझे राइस नहीं कल्टीवेट करना है, मुझे कुछ और कल्टीवेट करना है, मुझे पल्सेस कल्टीवेट करना है। तो फिर क्या होता है, सी अभी लैंड में आप जितना भी बाउंड्रीज क्रिएट कर लो। ओके, हेलो एवरीवन। सो जो प्रीवियसली मैं समझा रही थी वो समहाउ उसका ऑडियो रिकॉर्ड नहीं हुआ ड्यू टू सम टेक्निकल इश्यूज, माइक ख़राब हो गया है शायद। तो ठीक है, कोई बात नहीं, मैं फिर से एक बार डायग्राम ड्रॉ कर लेती हूँ, फिर मैं कंटिन्यू करूँगी। तो पहले मैं डायग्राम बना लेती हूँ। ओके, सो जो मैं समझा रही थी वो ये है कि जो फर्स्ट वाला फार्मर ने चूज़ किया कि वो पल्सेस ग्रो करेगा, ठीक है। वो पल्सेस ग्रो करेगा और ये दोनों भाइयों ने डिसाइड किया है कि ये दोनों ने राइस करनी है कल्टीवेट, ठीक है। तो प्रॉब्लम क्या होता है, सी फील्ड तो एक ही है ना, जो लैंड है वो लैंड तो एक ही है। तुम लैंड को जितना भी बाउंड्री चाहे डाल लो, लैंड इंटरनली अंदर का जो ग्राउंड है वो तो सेम ही है, राइट। तो अभी इससे क्या होता है, पल्सेस के लिए डिफरेंट सेम फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ता है एंड राइस के लिए डिफरेंट फर्टिलाइजर्स की ज़रूरत पड़ता है। तो अभी क्या होता है, इंटरनली जो ग्राउंड है या फिर जो लैंड है वो धीरे 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 उसको अफेक्ट करने लगती है, क्योंकि आप पल्सेस के लिए कुछ और दोगे, ग्राउंड में कुछ और दोगे ना, लैंड में, एंड राइस के लिए कुछ और दोगे, तो इंटरनली तो वो कहीं ना कहीं तो एक साथ मीट कर रहे हैं ना, वो एक लैंड में। तो ये थोड़ा सा गड़बड़ होता है वहाँ पर। ये था फर्स्ट प्रॉब्लम। सेकंड प्रॉब्लम ये होता है कि सपोज सी नाउ दैट यू हैव डिवाइडेड द लैंड अमंग द थ्री, अपने लैंड को तीनों भाग में अब डिवाइड कर चुके हो। तो अभी इसमें प्रॉब्लम क्या आता है कि आप ज़्यादा मशीनरी नहीं यूज़ कर पाओगे, मशीनरीज को आप यूज़ नहीं कर पाओगे। क्यों नहीं कर पाओगे, रीज़न ये है कि अब तो लैंड का जो साइज़ है वो तो कंपेरेटिवली पहले से छोटा हो चुका है। तो अभी आप ट्रैक्टर्स वगैरह उतना इजीली यूज़ नहीं कर पाओगे। इसमें आपका लॉस क्या होगा, आपको ज़्यादा से ज़्यादा आपका जो फार्मिंग टेक्निक है वो लेबर इंटेंसिव पे डिपेंड करना पड़ेगा। इसका मतलब ये है कि आप लेबर्स ज़्यादा हायर करोगे अपने फार्म में, रैदर देन मशीन्स एंड ट्रैक्टर्स। जो ट्रैक्टर्स होता है उससे ज़्यादा आप लोग लेबर्स को हायर करोगे, क्योंकि ट्रैक्टर का कोई स्पेस ही नहीं है। अब अगर ये जो पहला वाला जो बेटा है वो अगर डिसाइड करता है कि मैं ट्रैक्टर यूज़ करूँगा, तो वो कैसे करेगा, क्योंकि उसके पास उतना स्पेस ही नहीं है कि ट्रैक्टर ठीक से ऑपरेट कर पाए, राइट। तो उसके पास उतना ज़्यादा स्पेस ही नहीं है, तो उसको मजबूरन ज़्यादा से ज़्यादा लेबर्स को अपॉइंट करना पड़ेगा। ओके, तो ये था थर्ड डिफ़िकल्टी, सेकंड डिफ़िकल्टी, सॉरी। थर्ड डिफ़िकल्टी अभी क्या होगा, ये जो बाउंड्रीज़ है, ये जो बाउंड्रीज़ आपको दिख रहे हैं, इनको बनाने में भी तो स्पेस लगता है ना। तो ये क्या है, ये जो बाउंड्रीज़ अगर आप इसका और इसका जो ऐड कर लो, तो एक अच्छा खासा लैंड आपका वेस्ट हो जाता है। अच्छा खासा जो लैंड है वो वेस्ट हो जाता है आपका।
बाउंड्रीज देने के लिए, ठीक है। मतलब क्या आप फर्टाइल लैंड को गलत तरीके से इस्तेमाल कर रहे हो। दिस लैंड कुड हैव बीन यूज्ड अदरवाइज फॉर द कल्टीवेशन पर्पस, बट इसका पर्पस ये बनाया दिया गया कि ये बाउंड्री के लिए काम करेगा। और इससे प्रॉब्लम ये हो रहा है कि जो लैंड का साइज है, ओवरऑल जो साइज है लैंड का, वो घट जा रहा है, ठीक है। तो अभी हम टेक्स्ट को पढ़कर समझने की कोशिश करते हैं। Okay, starting with the reason behind land holdings. The main reason for this sad state of affairs is our inheritance law. अभी आपको अगर कोई क्वेश्चन करे कि जो लैंड होल्डिंग का जो सिस्टम है वो किस लॉ पर डिपेंडेंट है, तो आंसर वुड बी इनहेरिटेंस लॉ। क्यों? क्योंकि बाय बर्थ आपको वो लैंड मिल रहा है, राइट। अगर आप फर्स्ट सन हो और आपका एक भाई भी है तो उसका भी उतना ही हक है उस लैंड पर जितना कि आपको है। तो वो इनहेरिटेंस लॉ के हिसाब से ये हो रहा है। The land belonging to the father is equally distributed among his sons. The distribution of land does not entail a collection or consolidated one, but its nature is fragmented. तो वही बात है जो मैंने कहा कि जो डिस्ट्रीब्यूशन है, लैंड का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो कोई कलेक्शन या फिर कंसोलिडेटेड नहीं है। कंसोलिडेटेड मतलब एक लैंड एक वे में यूज नहीं हो रहा है, इसका जो नेचर है वो फ्रैगमेंटेड है। क्योंकि पहला भाई को कुछ और कल्टीवेट करना है और दूसरा भाई को कुछ और कल्टीवेट करना है, तो ये क्या हो रहा है, ये फ्रैगमेंटेड हो रहा है पूरा का पूरा लैंड, ओके। और ये जनरेशन तक जनरेशन हो रहा है। डिफरेंट ट्रैक्ट्स हैव डिफरेंट लेवल्स ऑफ फर्टिलिटी एंड आर डिस्ट्रीब्यूटेड अकॉर्डिंगली। If there are 4 tracts which are to be distributed between 2 sons, both sons will get smaller plots of each land tract. अब ये यहाँ पर ये कह रहा है कि सपोज यहाँ पे 4 ट्रैक्ट है, 4 लैंड का जो ट्रैक्ट्स होता है ना वो सपोज 4 है यहाँ पे। तो ये डिस्ट्रीब्यूशन किस तरीके से होगा, 2 बेटे अगर हुआ तो दोनों को 2-2 ट्रैक्ट्स मिलेगा जो कि स्मॉलर प्लॉट होगा लैंड का। तो वही बात है कि ये दोनों और भी अच्छे से प्रोडक्टिवली इसको हैंडल कर सकते थे अगर सेम क्रॉप और सेम वे में, अगर सेम प्रोसेस फॉलो करके ये लोग एक ही फील्ड पर काम करते, बट ऐसा नहीं हो रहा है। In this way, the holdings become smaller and more fragmented with each passing generation. Subdivision and fragmentation of the holdings is one of the main causes of our low agricultural productivity. Again, क्योंकि जो fragmentation हो रहा है उससे yield कम हो रहा है ना। अब अगर एग्रीकल्चर सपोज जो सेकंड पॉइंट मैंने जो कहा है कि आपको लेबर इंटेंसिव बनानी पड़ेगी क्योंकि उतना स्पेस ही नहीं है कि मशीन्स ऑपरेट कर पाए आपके लैंड पे। तो इससे क्या होता है, इससे प्रोडक्टिविटी बहुत हद तक गिरता है। बिकॉज जितना काम एक मशीन कर सकता है उतना आप जितना भी लेबर्स अपॉइंट कर लो शायद उतना प्रोडक्टिवली नहीं कर पाए। और ऑल्सो वन ऑफ द फैक्टर्स कि उसमें टाइम भी ज़्यादा लगेगा आपका, तो प्रोडक्टिविटी बहुत घट जाता है एंड बैकवर्ड स्टेट ऑफ एग्रीकल्चर। तो इसमें क्या होता है, एग्रीकल्चर का वो बैकवर्डनेस दिखता है कंट्री का। A lot of time and labor is wasted in moving seeds, manure, implements and cattle from one piece of land to another. Obviously, अभी labor intensive है तो यहाँ से उधर, उधर से इधर करना पड़ेगा उनको, तो उसमें भी टाइम लगता है बहुत। Irrigation becomes difficult on such small and fragmented fields. Further, a lot of fertile agricultural land is wasted in providing boundaries. जो थर्ड पॉइंट मैंने जो कहा है आपको कि बाउंड्रीज देने में बहुत सारा जो फर्टाइल एग्रीकल्चर लैंड था जिससे कुछ प्रोडक्ट मिल सकते थे, जिससे कल्टीवेशन, जिससे प्रोडक्शन बढ़ सकती थी, तो वो वेस्ट हो रहा है यहाँ पे। अंडर सच सर्कमस्टेंसेस द फार्मर कैन नॉट कॉन्सेंट्रेट ऑन इम्प्रूवमेंट। तो इससे क्या होता है, इम्प्रूव होने के ज़्यादा वो ज़्यादा डिप्रूव हो जाता है। हाँ, देखो यहाँ पे मैंने लिखा है कि इरिगेशन बिकम्स डिफिकल्ट ऑन सच स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड फील्ड्स। इसका रीज़न क्या है, रीज़न यहाँ पे लिखा है बिकॉज ऑफ लैक ऑफ स्पेस फॉर ऑपरेशन ऑफ द एडवांस्ड मशीनरी एंड ट्रैक्टर्स। वही सेकंड पॉइंट वाला है कि स्पेस इतना कम है, क्योंकि स्पेस इतना कम है तो इरिगेशन करना डिफिकल्ट हो जाता है। द ओनली आंसर टू दिस टिकलिश प्रॉब्लम इज द कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। नाउ यहाँ पे सोल्यूशन की बात आती है। सोल्यूशन यहाँ पे 2 है, फर्स्ट है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स एंड सेकंड है कोऑपरेटिव फार्मिंग। तो समझते हैं कि दोनों क्या है। कंसोलिडेशन ऑफ फार्मिंग क्या होता है ये पहले समझते हैं। It means the reallocation of holdings which are fragmented, the creation of farms which comprise only one or a few parcels in place of multitude of patches formerly in the possession of each peasant. But unfortunately, this plan has not succeeded much. Although legislation of consolidation of holdings have been enacted by almost all states, it had been completed only in Punjab, Haryana, and some parts of Uttar Pradesh. Consolidation of about 45 million holdings has been done till 1990 to 91 in Punjab, Haryana, and Western Uttar Pradesh. तो कंसोलिडेशन ऑफ फार्मिंग बेसिकली ये होता है कि ये ऑपोजिट है, ठीक है। मतलब ये जो डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ लैंड है ना, ये लैंड होल्डिंग्स का
वो इसका ऑपोजिट स्टेट है जहाँ पर क्या होता है, सब लैंड एक साथ किया जाता है, डिफरेंट डिफरेंट लैंड्स को एक ही अकाउंट में लिया जाता है और यहाँ पर काम करता है बाय वेरियस फार्मर्स, एक साथ काम करता है। या ये कहता है कि इसे कहते हैं कंसोलिडेशन ऑफ होल्डिंग्स। ओके, और ये भी क्वेश्चन आ सकता है कि कौन से स्टेट्स में ये इम्प्लीमेंटेड है, तो यहाँ पे आंसर होगा आपका पंजाब, हरियाणा एंड वेस्टर्न उत्तर प्रदेश। इन तीनों स्टेट्स में काफ़ी हद तक कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का जो स्कीम है, जो सिस्टम है, वो काफ़ी हद तक यहाँ पर इंट्रोड्यूस्ड हुआ है। अच्छा, डेफिनेशन अगर आपको लिखना हो कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग का, तो आप क्या लिखोगे, ये वाला जो नीचे का जो सेंटेंस मैंने लिखा है पेंसिल से, आप वो लिख देना, क्योंकि ऊपर का जो है थोड़ा सा प्रॉब्लमेटिक लग रहा है और थोड़ा सा टफ भी है एक्चुअली, और उतना ज़्यादा क्लियरली नहीं बताया गया है ऊपर का जो डेफिनेशन है, तो आप ये वाला लिख सकते हो, आपको मार्क्स बिल्कुल मिलेंगे। Consolidation of land holdings is the process of merging small fragmented plots of land into larger ones. वो मर्ज कर रहे हैं ना, जो स्मॉल एंड फ्रैगमेंटेड जो लैंड्स है उनको एक साथ मर्ज करके वहाँ पर काम किया जा रहा है, तो उससे क्या होगा, जो फार्म का जो एरिया है वो ज़्यादा बड़ा हो जाएगा, राइट, तो उसका स्पेस है जो वो इंक्रीज हो जाएगा पहले से। द गोल इज टू इंक्रीज एग्रीकल्चरल प्रोडक्टिविटी, ऑब्वियसली ये प्रोडक्टिविटी बहुत इंक्रीज करेगा एंड एफिशिएंसी भी इंक्रीज करेंगे, क्योंकि बहुत सारे अभी जो फार्मर्स है वो वहाँ पर ही कॉन्सेंट्रेटेड है, एक ही क्रॉप को लेकर कॉन्सेंट्रेटेड है, तो उनका जो ध्यान है वो ध्यान उनका प्रोडक्टिवली इंक्रीज हो जाएगा, उसका एफिशिएंसी बढ़ जाएगा, वाइल ऑल्सो प्रोटेक्टिंग फार्मलैंड फ्रॉम अर्बन डेवलपमेंट। तो इसका एक और भी मोटिव है, वो है जो अर्बन डेवलपमेंट से उनको उनके जो लैंड है उनको प्रोटेक्ट करने का, ठीक है, तो इसमें भी हेल्प करता है कंसोलिडेशन ऑफ लैंड होल्डिंग्स। तो अभी जो सेकंड है वो क्या है, द अदर सोल्यूशन इज द प्रॉब्लम ना सॉरी द अदर सोल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम इज कोऑपरेटिव फार्मिंग इन विच द फार्मर्स पूल द रिसोर्सेज एंड शेयर द प्रॉफिट। सबसे ईजिएस्ट डेफिनेशन इस चैप्टर का क्या है, कोऑपरेटिव फार्मिंग में क्या होता है, जो फार्मर्स है उनके पास, डिफरेंट फार्मर्स के पास डिफरेंट रिसोर्सेज होंगे, डिफरेंट मशीनरीज होंगे, डिफरेंट फर्टिलाइजर्स होंगे, मैन्यूर्स होंगे, वो क्या करता है, वो एक साथ होके उनको पूल करता है। पूल मतलब क्या होता है, इस फार्मर ए ने शायद ट्रैक्टर शेयर कर लिया, फार्मर बी ने शायद उस उनके हिस्से का फर्टिलाइजर्स दे दिया, तो एक साथ वो लोग क्या करते हैं, शेयर करते हैं अपने रिसोर्स को, और उसके बाद जो प्रॉफिट निकलता है उस प्रॉफिट को अपने आप में डिवाइड कर लेते हैं। तो ये भी एक बहुत अच्छा सोल्यूशन हो सकता है इस प्रॉब्लम का। तो ये दोनों सोल्यूशन आप याद रखिएगा, और इसके साथ हमारा चैप्टर हो जाता है ख़त्म। काफ़ी जल्दी में मैंने इसको कंप्लीट किया बिकॉज आई एम सपोज टू अपलोड इट बाय टुडे। तो थैंक यू, टेक केयर, और सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना ताकि आपको जो फर्दर जो चैप्टर्स का जो एक्सप्लेनेशन है वो आपको मिलता रहे। बाय बाय।